हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस करेक्शन के बारे में बताऊंगा, जिसको स्पॉटिंग एरर या फाइंडिंग एरर भी बोलते हैं। और ये आपके सभी नेक्स्ट एग्जाम के लिए, लाइक आईबीपीएस बैंक पीओ के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए और एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो इसमें मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में से जो पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उसमें से एसएससी के, आईबीपीएस बैंक पीओ के और आईबीपीएस क्लर्क के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। और सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो उसके लिए ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए और पूरा ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि इसकी मदद से आपके काफ़ी सारे पार्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। लाइक सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला पार्ट भी इसमें कवर हो जाएगा आपका, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अलावा क्लोज टेस्ट वाला पार्ट भी आपका डिफरेंट एग्जाम्स के लिए कवर हो जाएगा। तो इसको पूरे वीडियो को एंड तक देखिए और ध्यान से देखिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, ये है इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 1। द फॉरमोस्ट क्राइटेरियन, क्राइटेरियन देखिए ये सिंगुलर है और क्राइटेरिया होता है प्लूरल, ऑफ सिलेक्शन दे अडॉप्टेड ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग अ डांस टीचर हैड रिसीव्ड अंडर अ पर्टिकुलर गुरु। द फॉरमोस्ट क्राइटेरियन मतलब जब मेन जो मापदंड था, मेन जो क्राइटेरियन था सिलेक्शन के लिए डांस टीचर का, जो उन्होंने अडॉप्ट किया था, वो क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो वर लगाया हुआ है, ये वर जो है यहाँ पर, ये जो हेल्पिंग वर्ब आती है, ये किसको क्वालिफाई करता है? ये क्वालिफाई करता है सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट इसमें क्या है? क्राइटेरियन। और क्राइटेरियन क्या है? सिंगुलर। तो इसलिए इसमें ये जो वर्ड है बर, इसकी जगह आपको लगाना पड़ेगा वॉज। ठीक है, ये वर गलत है इसमें, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्राइटेरियन है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है। ठीक है, इधर वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे वर या वाज, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, इसके इधर जो होगा लेफ्ट हैंड साइड में, वो होता है सब्जेक्ट, और उससे ये वर्ब क्वालिफाई होती है, इसके बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर क्राइटेरियन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए वहाँ पर वॉज आएगा, और इसका आंसर होगा आपका बी। और देखिए, ये दिया हुआ है करेक्ट सेंटेंस, ऊपर दिया हुआ है इनकरेक्ट सेंटेंस, और ये दिया हुआ है करेक्ट सेंटेंस। और ये एसबीआई क्लर्क एग्जाम 2007 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं बैंकिंग एग्जाम में, तो इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। और ये वीडियो ट्यूटोरियल इंग्लिश में, हिंदी में है, सॉरी, और इसका इंग्लिश वर्जन आप देखना चाहते हैं तो इसका इंग्लिश वर्जन आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, when the dentist came in, when the dentist came in, my tooth was stopped aching out of fear that I might lose my teeth. इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जब डेंटिस्ट मेरे पास आया तो मेरे दांत में दर्द होना बंद हो गया डर की वजह से, ताकि मैं अपना एक दांत ना खो दूं। तो ये इस पूरे सेंटेंस का हिंदी में मतलब है। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखें तो व्हेन द डेंटिस्ट केम इन, जब डेंटिस्ट आया, दो पास्ट की एक्टिविटीज बता रहे हैं इसमें। तो पास्ट की एक्टिविटीज के लिए हम V2 लगाएंगे केवल। पास्ट की एक्टिविटी को दिखाने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे स्टॉप्ड। यहां पर वॉज का कोई काम नहीं है, क्योंकि वॉज स्टॉप्ड हम लगाते हैं, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म अब लगाते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, वॉज के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव वॉइस में, इसलिए यहां पर वॉज को आपको डिलीट करना पड़ेगा। माई टूथ स्टॉप्ड एक्टिंग, क्योंकि पास्ट का हम एक एक्शन बता रहे हैं इसमें, तो इसलिए इसमें आपको बोलना पड़ेगा माई टूथ स्टॉप्ड एक्टिंग। यहां पर कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि यहां पर हैड क्यों नहीं आएगा। यहां पर हैड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर हम एक्शन के होने की बात कर रहे हैं, यहां पर हम एक्शन के कंप्लीट होने की बात नहीं कर रहे। हैड हम तब लगाते हैं जब एक्शन, एक एक्शन के पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट हो चुका था, उसके लिए हम हैड लगाते हैं। तो यहाँ पर हैड नहीं आएगा, यहाँ पर वॉज भी नहीं आएगा, यहाँ पर आपको V2 केवल लगाना पड़ेगा, दैट इज स्टॉप्ड। तो इसका आंसर आपका होगा, इसका आंसर होगा आपका बी, क्योंकि बी पार्ट में गलती है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका बी। और ये है इसका करेक्ट सेंटेंस, व्हेन द डेंटिस्ट केम इन माई टूथ स्टॉप्ड एक्टिंग आउट ऑफ फियर दैट आई माइट लूज माई टीथ। ठीक है, तो यहां पर इसमें एक्चुअली कॉमा होना चाहिए, व्हेन द डेंटिस्ट केम इन, यहां पर इसमें कॉमा है, तो उसको कॉमा को मान के आप पढ़िए, तो टूथ स्टॉप्ड एक्टिंग हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द चाइल्ड पिक्ड अप अ बर्न्ड पेपर फ्रॉम द स्ट्रीट, मतलब बच्चे ने एक जला हुआ पेपर स्ट्रीट में से उठाया।
तो जले हुए फॉर्म के लिए यहां पर देखिए, यहां पर इसमें गलती क्या है, बी, बर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, BURNT। तो यहां पर ये वर्ड ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से गलत है। देखिए मैंने ये सेंटेंस आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में से लिया है, ओबीसी क्लर्क एग्जाम में ये 2009 में आया है, लेकिन यहां पर मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि बर्न्ड जो होता है ये यूएस में चलती है, थर्ड फॉर्म BURNED ये यूएस में चलती है, और ब्रिटेन में और इंडिया में चलती है BURNT। ठीक है, तो देखा जाए तो ये दोनों ही फॉर्में सही हैं, ये फॉर्म गलत नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने ये एग्जामिनेशन लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में से लिया है और एग्जामिनर ने इसमें सी पार्ट में गलती मानी है, तो उस हिसाब से इसमें ये गलती है। लेकिन ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि बर्न्ड यूएस की फॉर्म है BURNED, और बर्न्ट चलती है ब्रिटेन में, यूके इंग्लिश में और इंडिया में, तो उस हिसाब से इसमें सी गलती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, और इसमें करेक्ट फॉर्म होगी बर्न्ट, यूके इंग्लिश के हिसाब से। वैसे यूएस इंग्लिश में बर्न्ट सही वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, हार्डली वी हैड रीच द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। देखिए IBPS PO का क्वेश्चन है, ये 2009 में आया है। इस तरह के क्वेश्चंस क्लर्क में और PO में बहुत आते हैं। और देखिए यहां पर ये नेगेटिव वर्ड है, हार्डली, स्कैर्सली एंड बेयरली, ये होते हैं नेगेटिव वर्ड। हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, आपका नेवर, ये सारे हैं आपके नेगेटिव वर्ड। तो जब कोई सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से शुरू होता है तो यहां पर एक रूल अप्लाई होता है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट इन्वर्जन रूल। सब्जेक्ट इन्वर्ट हो जाता है, मतलब सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। हार्डली हैड वी आपको यहां पर बोलना पड़ेगा, हार्डली हैड वी हैड नहीं। देखिए यहां पर आपको बोलना पड़ेगा हार्डली हैड वी, पहले हैड आएगा और उसके बाद वी आएगा सब्जेक्ट। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन रूल। ठीक है, तो यहां पर कोई सा भी नेगेटिव वर्ड हो, चाहे हार्डली हो, चाहे स्कैर्सली हो, चाहे बेयरली हो, चाहे नेवर हो, उसमें सभी में ये रूल अप्लाई होगा और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। और एक चीज और ध्यान रखिए, हार्डली के साथ आता है व्हेन, और नो सूनर के बाद आता है देन, और नो सूनर के बाद आता है देन, और देन भी कौन सा आता है नो सूनर के बाद, ये वाला देन आता है, THAN देन आता है नो सूनर के बाद। तो इसलिए इसको आप ध्यान रखिए हमेशा, और इसमें आपका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, प्लीज वॉक स्लोली लेस्ट यू मे फॉल इन द डिच। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है कि कृपया धीरे चलिए, कहीं आप गड्ढे में गिर नहीं जाएं। ठीक है, तो ये सेंटेंस बहुत कॉमन है, इस तरह का सेंटेंस पर्टिकुलरली SSC CGL में भी ये कई बार पूछा गया है। ये जो लास्ट वर्ड है इसके बाद हम हमेशा लगाते हैं शुड। लास्ट के बाद कभी भी हम मे नहीं लगाते, लास्ट के बाद हम लगाते हैं शुड, और लास्ट चूंकि एक नेगेटिव वर्ड है इसलिए लास्ट के बाद हमेशा आएगा शुड, और कभी भी शुड नॉट नहीं आएगा। तो मैंने यहां पर आपको दो रूल बताए हैं कि लास्ट के बाद हम शुड लगाएंगे और केवल शुड अफर्मेटिव में लगाएंगे, शुड नॉट नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, तो लास्ट के बाद हमेशा शुड आएगा और शुड नॉट नहीं बोलेंगे हम, ये ध्यान रखिए। और इसका आंसर आपका होगा सी पार्ट में, इसमें गलती है तो इसका आंसर आपका होगा सी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंडियन बैंक PO का ही क्वेश्चन है ये। वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आर दैट इट डजंट इनकरेज ओरिजिनल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। मतलब एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एक बहुत बड़ी कमी है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में कि ये ओरिजिनल थिंकिंग को और लॉजिकल रीजनिंग को इनकरेज नहीं करता। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है, वन। अब इसमें दो तीन रूल मैं आपको बता रहा हूं, दो रूल बता रहा हूं कि इस वन ऑफ के बाद, ये जो वन ऑफ है, ध्यान से देखिए इसको, ये जो वन ऑफ है इसके बाद जो यहां पर ये जो सब्जेक्ट आएगा, यहां पर ये जो नाउन आएगी जैसे ड्रॉबैक्स, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल में होगी, और इसके बाद का जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर में होगी। मतलब यहां पर आप लगाएंगे, यहां पर आप लगाएंगे इज। ठीक है, और इसमें मतलब दो गलती, दो तरह से ये पूछ सकते हैं आपको कि यहां पर इज लगा हुआ है तो वो सही है, और यहां पर फिर ड्रॉ बैक कर दिया है, ड्रॉ बैक्स की जगह ड्रॉ बैक कर दिया। तो इसको आप ध्यान रखिए कि वन ऑफ का मतलब है कि बहुत सारी चीजों में से एक को पिक करना। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी चीजें होना जरूरी है, यानी प्लूरल नाउन होना जरूरी है, वन ऑफ द ड्रॉ बैक्स।
यहाँ पर यदि आप ड्रॉ बैक लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, और यहाँ पर यदि आप आर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसमें सी पार्ट में आपका एरर है, और इसका आंसर होगा आपका सी। वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज दैट इट डजंट इनकरेज ओरिजिनल थिंकिंग। ठीक है, तो ये आपका इसमें करेक्ट सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई शैल डेफिनेटली अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू इन सिंगापुर। मैं डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाऊंगा, इसका लाभ लूंगा, और फ़ायदा उठाने को या लाभ लेने को हम बोलते हैं अवेल। लेकिन इंग्लिश में कुछ वर्ब ऐसी हैं जो जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होना ज़रूरी है। जैसे एक है अवेल और एक है एन्जॉय। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है। जैसे आई शैल डेफिनेटली अवेल, मतलब फ़ायदा लेने वाला और फ़ायदा जिसको होने वाला है वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब हम लगाते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ आई टॉट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पढ़ाया, मतलब पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला इसमें एक ही व्यक्ति है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है। तो इसलिए इस तरह की नाउन में, इस तरह के में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं आपको दो वर्ब बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए इसको। एक तो अवेल है, ये अवेल जो यहाँ पर लिखी हो, और एक है एन्जॉय। इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें अवेल के बाद यहाँ पर माई सेल्फ का प्रयोग हुआ है, और अवेल के बाद जो प्रपोजिशन आता है वो हमेशा आता है ऑफ। हमेशा आप ध्यान रखिए, अवेल के बाद हम ऑफ लगाएंगे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ आएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट देखते हैं इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 8। आई आस्क्ड माई फ्रेंड वेदर ही हैज़ गॉट एडमिशन इन द कॉलेज ऑफ हिज चॉइस। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या उसने अपनी पसंद के कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। ठीक है, देखिए ये घटना हुई है, बाद में। आई आस्क्ड, ठीक है, वो व्यक्ति बोल रहा है, ये व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बोल रहा है कि मैंने अपने फ्रेंड से पूछा। लेकिन ये वाली जो घटना है, ये वाला जो पार्ट है, ये पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, हो चुकी थी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए यहां पर आप लगाएंगे, यहां पर इन प्लेस ऑफ हैज़ आप लगाएंगे हैड। देखिए ये यहां पर आप लगाएंगे हैड, इसको आप ध्यान से देखिए। और वैसे भी इस तरह के सेंटेंस में जैसे यहां पर आपका V2 यूज हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले जो एक्शन हुआ है वो तो खत्म हो चुका है ना, तो इसलिए यहां पर आप लगाएंगे हैड। और इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, हैज होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और ये बात हो रही है पास्ट टेंस में, क्योंकि ईडी फॉर्म है यहां पर। देखिए आस्क्ड ईडी फॉर्म है, तो पास्ट टेंस में ये सेंटेंस जाएगा, इसलिए यहां पर आप बोलेंगे हैड। और इसमें एरर जो होगी वो होगी, इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझिए, और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। और यदि समझ में नहीं आ रहे या कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में लिख के मुझे बताइए, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा, आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 9। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई हैड कंप्लीटेड माई MBA डिग्री फ्रॉम IIM अहमदाबाद। देखिए बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल इस समय तक, अगले साल इस समय तक मैं अपनी MBA डिग्री IIM अहमदाबाद से कंप्लीट कर चुका होऊंगा। ठीक है, कंप्लीट कर चुका होऊंगा मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लगाते हैं विल हैव। तो यहां पर आपका इन प्लेस ऑफ हैड, यहां पर आप बोलेंगे विल हैव, ये विल हैव बोलेंगे। हैड इसमें बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर की आप बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर क्या है, फ्यूचर है कि पास्ट है, नेक्स्ट ईयर फ्यूचर है, तो इसलिए हैड जो पास्ट को इंडिकेट करता है वो यहाँ पर नहीं आएगा। और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। और ये SBI क्लर्क 2008 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन आई रीच्ड होम, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। व्हेन आई रीच्ड होम माय एल्डर ब्रदर ऑलरेडी केम, तो इसमें रीच्ड V2 है, जब मैं घर पहुंचा उससे पहले कोई काम हो चुका था। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा बड़ा भाई ऑफिस से ऑलरेडी आ चुका था, तो यहाँ पर आप लगाएंगे ऑलरेडी। माई व्हेन आई रीच्ड होम माई एल्डर ब्रदर ऑलरेडी हैड कम, हैड ऑलरेडी कम, सॉरी, यहाँ पर आप लगाएंगे हैड ऑलरेडी कम। तो इसमें आपकी गलती बनी जाएगी सी में, हैड ऑलरेडी कम।
ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा सी। ये है आपका करेक्ट सेंटेंस, ये है इनकरेक्ट सेंटेंस, और ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2014 का। नेक्स्ट देखते हैं, दीज काइंड ऑफ स्पोर्ट्स शूज सीम टू बी कॉस्टली बट दे आर रिलेटिवली इजियर टू केयर फॉर। इसमें देखिए क्या है, इसमें इस तरह के सेंटेंस में ये जो काइंड है, ये दिस के बाद हम काइंड लिखते हैं और दीज के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर काइंड्स। ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे दीज के बाद काइंड्स यहाँ पर। तो यही इसमें गलती है, और इसमें आपका जो एरर होगी वो होगी ए पार्ट में, दीज काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स शूज। ये सीम सही है क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब है, इसलिए ये सीम सही है, लेकिन यहाँ पर आपको काइंड्स बोलना पड़ेगा इसमें। तो इसका आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट देखिए, ऑल्दो दीज हाउसेस आर इन नीड ऑफ रिपेयर देयर हैव बीन मच इम्प्रूवमेंट इन देयर अपीयरेंस। क्या मतलब है इस सेंटेंस का? इस सेंटेंस का मतलब है कि हालांकि इन हाउसेज में रिपेयर की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी उनका अपीयरेंस थोड़ा सा अच्छा रहा है पास्ट में। तो यहाँ पर देखिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर नाउन क्या है, यहाँ पर हम ये जो लगा रहे हैं ये हैज़ बीन और हैव बीन, ये किसके साथ क्वालिफाई हो रहा है, ये किससे रिलेटेड है, हैज़ बीन और हैव बीन। ये आपका रिलेटेड है हैज़ बीन और हैव बीन, ये इससे इम्प्रूवमेंट से, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट क्या है, सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पर आप लगाएंगे हैज़ बीन। देयर हैज़ बीन मच इम्प्रूवमेंट इन देयर अपीयरेंस। इम्प्रूवमेंट सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर आप लगाएंगे हैज़ बीन, और इसमें आपका आंसर होगा सी। ये है आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई टोटली डिसअप्रूव्ड विद माई फ्रेंड्स बिहेवियर इन द पार्टी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट यहाँ पर सही है क्योंकि ये यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं V2, तो लास्ट नाइट सही है, लेकिन यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पर गलती है आपका ये जो वर्ड है अप्रूव और डिसअप्रूव, इन दोनों के बाद हम लगाते हैं ऑफ। इन दोनों के बाद कभी हम विद नहीं लगाते, इन दोनों के बाद हम लगाते हैं ऑफ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर गलती है, यहाँ पर आएगा ऑफ, और इसका आंसर होगा आपका बी। कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, इनको आपको कुछ स्टूडेंट्स से मेरे से पूछा है कि इनको हम याद कैसे करेंगे, इनको हम सीखेंगे कैसे। इनको ये देखिए फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा, इनको आपको रटना पड़ेगा, या आप रीडिंग के थ्रू आप सीख सकते हैं। जैसे अप्रूव के बाद इसमें ऑफ आता है, कंप्लाई के बाद विद आता है, बहुत सारे वर्ड हैं, प्रिवेंट के बाद फ्रॉम आता है, फेमस के बाद फॉर आता है। इनको आप ध्यान रखिए, और इस वीडियो ट्यूटोरियल को बार बार देखिए आप, और बार बार ऑडियो भी देखिए, वीडियो भी देखिए, तो आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट देखिए, हैविंग कंप्लीट हिज करेक्शन वर्क ही वेंट होम फॉर हैविंग लंच। मतलब अपना करेक्शन वर्क ख़त्म करने के बाद वह लंच के लिए चला गया। देखिए ये जो है, ये हैविंग जो होता है ये परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज़ होता है इसका। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि हैविंग के बाद यहाँ पर आप V3 लगाएंगे, हैविंग कंप्लीटेड। हैविंग कंप्लीटेड को आप बोल सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग भी बोल सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है ये आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में काम में आ सकता है। हैविंग, या तो आप बोलिए हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग के बाद V3 लगाइए, और अगर हैविंग आपको नहीं बोलना है तो यहाँ पर बोलिए आफ्टर कंप्लीटिंग, क्योंकि आफ्टर एक प्रपोजिशन है, आफ्टर, बिफोर, विदाउट ये प्रपोजिशन है, तो इसलिए आफ्टर के बाद आप यहाँ पर लगाएंगे ING फॉर्म, ठीक है। तो या तो बोलिए हैविंग कंप्लीटेड या बोलिए आफ्टर कंप्लीटिंग। तो इसमें आपका जो एरर होगी वो ए पार्ट में एरर होगी इसमें। देखिए हैविंग कंप्लीटेड ये है इसमें, और आपका आंसर होगा इसमें ए। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज ट्रू दैट नो मैन ऑन द अर्थ इज इमोर्टल। दिस इज ट्रू दैट नो मैन ऑन द अर्थ इज इमोर्टल। देखिए ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें 95% स्टूडेंट इसमें ई आंसर लगा के आएंगे, नो एरर, क्योंकि अर्थ से पहले हम हमेशा द लगाते हैं। अर्थ हुआ, सन हुआ, ताजमहल हुआ, बुक्स के नाम हुए, इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैन ऑन अर्थ एक फ्रेज है, और इस फ्रेज में हम दा नहीं लगाएंगे अर्थ से पहले, ठीक है। नो मैन ऑन अर्थ, नो मैन ऑन अर्थ, मैन ऑन अर्थ, ऑन अर्थ ये जो है
इसको आप फ्रेज मान सकते हैं और इसमें यहाँ पर द नहीं आएगा। फ्रेज जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनमें कोई आर्टिकल हम नहीं लगाते। तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका होगा बी। IBPS बैंक PO का ये क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन SSC CGL एग्जाम में भी बहुत आते हैं। नो सूनर डिड ही रैन देन ही वॉज चेस्ड बाय एवरीवन। जैसे ही वो भागने की उसने कोशिश की, जैसे ही वो भागा उसका हर किसी ने पीछा किया। ये सेंटेंस का मतलब है। तो नो सूनर के बाद हम क्या लगाते हैं? नो सूनर के बाद हम लगाते हैं देन, और देन में भी हम कौन सा देन लगाते हैं? THEAN, THEN नहीं लगाते। तो ये तो सही है उस हिसाब से। फिर इसमें गलती कहाँ है? इसमें गलती है कि डिड के बाद यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, यहाँ पर रैन जो है वो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यहाँ पर आप लगाएंगे नो सूनर डिड ही रन। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा बी। Until he doesn't confess his fault, he will not be included in the team. जब तक वह अपना फॉल्ट एक्सेप्ट नहीं करता उसको टीम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है। इसमें दो क्लॉज हैं। देखिए, ये एक क्लॉज है, ये आपका रिजल्ट क्लॉज है, और ये आपका कंडीशनल क्लॉज है। क्लॉज मतलब सेंटेंस का एक पार्ट है जिसके दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, इसका एक अलग सब्जेक्ट है ही, तो ये एक क्लॉज हो गया, ये सेंटेंस का पार्ट हो गया। और यहाँ पर एक अलग सब्जेक्ट है ही, मतलब एक ही सब्जेक्ट है लेकिन दो बार यूज हुआ है, तो ये एक अलग क्लॉज माना जाएगा और ये एक अलग क्लॉज माना जाएगा। तो एक ही क्लॉज में दो नेगेटिव वर्ड आप एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो इसमें डजंट भी यूज किया है और अनटिल भी यूज किया है। अनटिल और अनलेस ये नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर आपको ये डज नॉट हटाना पड़ेगा। इसमें से डज नॉट ये गलत है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे अनटिल ही कन्फेसेस। ये अफर्मेटिव बन जाएगा, इसलिए आप इसमें ES लगा देंगे यहाँ पर, और इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा और इसका आंसर होगा आपका बी। तो इस तरह के सेंटेंस में जो कंडीशनल पार्ट है, जो अनलेस, अनटिल, इफ़, व्हेन इनसे शुरू होता है, इसको आप लिखेंगे हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और इसमें अनलेस और अनटिल के बाद नॉट नहीं आएगा। इस वाले क्लॉज में नॉट आ सकता है, ध्यान से देखिए इसको। इस वाले क्लॉज में नॉट आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये अलग क्लॉज है, लेकिन एक ही क्लॉज में अनटिल के बाद यहाँ पर नॉट नहीं आ सकता। चलिए आगे देखते हैं। डिस्पाइट बीइंग कंसिडरेबल डिफिकल्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्सरसाइजेज। डिस्पाइट सही है, बीइंग सही है, डिस्पाइट के बाद बीइंग सही है, फिर गलती कहाँ है इसमें? डिस्पाइट बीइंग, देखिए ये डिफिकल्ट जो है, डिफिकल्ट एक एडजेक्टिव है, ठीक है, नाउन की विशेषता बताता है डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट को एक जो वर्ड है वो क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर, मतलब उसकी कि डिफिकल्ट है तो कैसा है, उसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है वो एडवर्ब बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कंसीडरेबली डिफिकल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कंसीडरेबली डिफिकल्ट। यदि आप कंसीडरेबल डिफिकल्ट बोलते हैं तो ये दोनों ही एडजेक्टिव हो गए, कंसीडरेबल भी एडजेक्टिव हो गया और डिफिकल्ट भी एडजेक्टिव हो गया। तो इस डिफिकल्ट को क्वालिफाई जो कर रहे हैं, इसको हम जो मॉडिफाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंसीडरेबली यानी एडवर्ब की मदद से। दो एडजेक्टिव साथ में नहीं आएंगे, एक एडजेक्टिव को एक एडवर्ब क्वालिफाई करता है। तो इसलिए इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, इस तरीके से इसको आपको समझना है, और ये भी IBPS बैंक PO का ही क्वेश्चन है, और आई एम 100% श्योर कि आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और इनको आप सही करके आइए। यदि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं और 2-3 बार देखते हैं तो डेफिनेटली आप करके आ पाएंगे, अच्छे तरीके से सही क्वेश्चंस करके आ पाएंगे। और यदि थोड़ा बहुत देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखा और आपने स्किप कर दिया, वीडियो को पूरा ध्यान से नहीं देखा, तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसको आप ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, और यदि आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी ये काम में आएगा, क्लोज टेस्ट में भी काम में आएगा, सभी तरीके से ये काम में आएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, एज सुन एज ही ओपन द अम्ब्रेला अ स्कॉर्पियन फेल ऑफ इट। फेल ऑफ इट, यहाँ पर जैसे ही उसने अम्ब्रेला खोला, एक स्कॉर्पियन बिच्छू उसमें से निकल आया। फेल ऑफ इट नहीं लगाएंगे यहाँ पर देखिए एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़
आ रही है और कोई चीज़ दूर जा रही है, ठीक है, कोई चीज़ दूर जा रही है, स्कॉर्पियन उसमें से निकल के दूर जा रहा है और अम्ब्रेला से ऑरिजिनेट हो रहा है। तो ऑरिजिनेट करने के लिए हम लगाते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है कि कोई चीज़ कहीं से ऑरिजिनेट हो रही है, और दूर जाने के लिए हम लगाते हैं ऑफ। तो यहां पर करेक्ट आपका एक्सप्रेशन होगा फेल ऑफ फ्रॉम, ठीक है, फेल ऑफ फ्रॉम, इस तरीके से ये करेक्ट हो जाएगा और आपका आंसर होगा इसमें, आपका आंसर होगा इसमें डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल 2010 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। A true leader's life is a saga of dedicating to the cause of welfare of human being। मतलब एक अच्छा जो लीडर होता है उसकी पूरी लाइफ एक कहानी होती है, एक सागा होता है, एक गीत होता है, और उस गीत में ये वर्णन रहता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर दिया लोगों के कल्याण के लिए या लोगों के वेलफेयर के लिए। तो अ ट्रू लीडर्स लाइफ इज ए सागा ऑफ, अब देखिए इसमें ए सागा ऑफ व्हाट, मतलब सागा ऑफ के बाद यहां पर आपको नाउन चाहिए, ठीक है। सागा ऑफ वह है, एक ट्रू लीडर की लाइफ एक समाज के लिए एक उदाहरण है, लेकिन उदाहरण किस चीज का उदाहरण है, तो यहां पर आपको नाउन फॉर्म चाहिए, और नाउन फॉर्म इसकी होगी डेडिकेशन। डेडिकेशन, ये होगी डेडिकेशन, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर होगा सी, और इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, और 20 के 20 बहुत यूजफुल क्वेश्चन हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको डेफिनेटली ये यूजफुल लगा होगा और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम्स में आते हैं, और यदि आप सही तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली आप हाई स्कोर करेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। तो मन लगा के आप सीखिए, और इस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं सारी प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देखिए, वोकैबलरी के, क्लोज टेस्ट के, पैरा जंबल के, सेंटेंस करेक्शन के, सारे वीडियो आप एक बार देखिए, और डेफिनेटली आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये, और क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट आप इसमें चाहते हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हमारे साथ जुड़िए। मैं इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको सारे वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी नोटिफिकेशंस के थ्रू, आपके ईमेल आईडी पर, और उसके थ्रू आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो ज़रूर जुड़िए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। और ये हमारी कुछ लिंक्स हैं, इन लिंक्स के थ्रू आप फेसबुक पर मुझसे जुड़ सकते हैं, और ये इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज है, यहाँ पर सारे अपडेट्स मिल जाएंगे आपको। ये फेसबुक पर इसको आप लाइक कर सकते हैं, ये है फेसबुक का URL। ये इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है एक फेसबुक पर, उसमें आप जुड़ सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जुड़ रहे हैं। ये मेरा वीडियो यूट्यूब वीडियो का जो यूट्यूब चैनल का जो URL है वो है, और ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई आपका क्वेरी है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, और ये है मेरा ईमेल आईडी। तो इन लिंक्स के थ्रू आप मुझसे डेफिनेटली जुड़ सकते हैं, और मैं इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.